हमें ड्यूरिंग स्टडीज़ क्या करना चाहिए? क्या हमें इंटर्नशिप्स करनी चाहिए? लॉ फर्म फाइंड आउट करना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इजी है। पहले तो आप जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, रैंडम सर्चेज लॉ फर्म्स इन कराची, लॉयर्स इन कराची, आपको एक लिस्ट ऑफ वकील मिल जाएंगे। आप उनकी लॉ फर्म देखें, थोड़ी रिगरस एक रिसर्च करें। आप मैंने ये देखा था लॉ फर्म अगर मैंने एक पोस्ट पब्लिश किया है लिंक्डइन पे कि वी आर हायरिंग इंटर्न्स, तो अराउंड 200 एप्लीकेंट्स आते हैं, 200 सीवीज आती हैं, लेकिन आउट ऑफ 80% उनकी सीवी होती है सिर्फ, और कोई बॉडी नहीं होती है, कोई कवर लेटर नहीं होता है। कुछ होती हैं पेड इंटर्नशिप्स, कुछ होती हैं अनपेड। आप क्या समझते हैं कि इंटर्नशिप्स पेड होनी चाहिए या अनपेड होनी चाहिए? बीइंग अ रिक्रूटर, आप जब ईमेल खोलते हैं 200 सीवीज है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप सारी सीवीज या सारी 200 ईमेल्स को देखेंगे। आपको अगर पिक एंड चूज करना होता है, आप देखते हैं किसने मेहनत की है, किसने 2 मिनट निकाले सीवी भेजने के लिए। सीवी के अंदर क्या होता है कि आपने चीजें लिखी हुई कि मैंने यहाँ काम किया हुआ। कवर लेटर में आप पूरा अपनी इंटेंशन शो करते हैं, आप इंटरेस्ट शो करते हैं कि आप इस क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप हैं कौन, आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है। वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। लीगल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशन को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझने के लिए सबसे बेहतरीन आपके पास मीडियम होता है इंटर्नशिप्स। जब भी कोई लॉ स्टूडेंट अपने लॉ स्कूल में इनरोल करता है या जो कोई भी फ्रेश ग्रेजुएट होता है, तो सबसे पहले उसे अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलती हैं वो होती हैं लीगल इंटर्नशिप्स। तो लीगल इंटर्नशिप्स कैसे हासिल करनी है, किस तरह से अपनी सीवी बिल्ड करें, जॉब मार्केट कैसी है, स्कोप ऑफ लीगल प्रोफेशन कितना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, मार्केट सैचुरेशन क्या है, आज इस पॉडकास्ट में हमने इसी सब चीज़ को डिस्कस किया है। आज हम इस पॉडकास्ट पे गेस्ट ज्वाइन किया था एडवोकेट मोहम्मद अली इरशाद साहब ने। वो क्यों राइट पर्सन हैं ये तो आप पॉडकास्ट देखेंगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा। एंड आई एम श्योर कि ये पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है और इंटर्नशिप आपको इस पॉडकास्ट के बाद अच्छी खासी गाइडेंस मिल जाएगी कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे अवेल करना है। सो वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड, एंजॉय। पॉडकास्ट में बता रहा था कि कैसा मतलब प्लेटफॉर्म है, एक कैसा फोरम है कि उस पर आप जस्ट बैठ के गपशप करते हैं एंड यू ट्राई टू गेट नॉलेज। कैजुअल है क्या? सही बात है। हाँ, मतलब जैसे आप दो दोस्त बैठे, कोई भी दो लोग बैठे और वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। दिस इज़ पॉडकास्ट। सो मैं आज के पॉडकास्ट को शुरू तो ऑलरेडी शायद हो चुका है, बट ये है कि पहला मेरा सवाल जो है आपसे ये होगा, और सवाल मेरा बताएगा कि हमारे पॉडकास्ट का स्कोप क्या है और आप क्यों राइट पर्सन हैं। आज तक आप अपनी लाइफ में कितनी सारी इंटर्नशिप्स आप कर चुके हैं? मैं थैंक यू हमाद फॉर हैविंग मी। मैंने आज तक कोई 2021 में काम शुरू किया था पोस्ट कोविड। लीगल इंटर्नशिप, फिर वॉलंटियर वर्क, सोशल वर्क, सारा कुछ मिला के अगर मैं सिर्फ लीगल इंटर्नशिप बात करूँ लॉ फील्ड की, तो मैंने कोई 11 इंटर्नशिप्स और एसोसिएटशिप्स कर चुका हूँ। मैं 11 लॉ फर्म्स में काम कर चुका हूँ, इंक्लूडिंग इन हाउस वर्क, फार्मास्यूटिकल कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट में, टैक्स की लॉ फर्म या किसी में भी, लेकिन 11 मेरी वो डेस्टिनेशन रही हैं अभी तक। ऑनेस्टली मतलब मैं आप शायद वो शख्स हैं और आपके भाई के, मुझे ये पता है कि सबसे ज़्यादा इंटर्नशिप्स जिन लोगों में जानता हूँ कि आप ही लोगों ने की हैं। सो मैं शुरू से जानना चाहूँगा कि आप कौन से ईयर में थे अपने लॉ स्कूल के, और कहाँ से आइडिया आया कि यार इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, और वो फिर आप रुके नहीं, क्योंकि लोग एक दो इंटर्नशिप्स करके छोड़ देते हैं, बहुत हो गया एक्सपीरियंस, आप रुके नहीं। लेकिन जब मैंने ये सोचा कि लॉ इंटर्नशिप, लीगल इंटर्नशिप कब करनी चाहिए, वो ये फेस था पोस्ट कोविड और ड्यूरिंग कोविड टाइम। काफ़ी लोगों के लिए ये कोविड का टाइम बहुत बुरा रहा, कोई अच्छे उनके एक्सपीरियंसेस नहीं रहे, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टाइम रहा। जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, और ये जो लॉ स्कूल्स हैं, क्लासेस हैं, कोई असाइनमेंट, यही सारी चीज़ें नहीं हैं। अगर आपको पाकिस्तान में रह के लिटिगेशन करनी है, प्रैक्टिस करना है पाकिस्तान में रह के, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप सेकंड ईयर ऑफ लॉ स्कूल से आप लॉ फर्म्स में जाना शुरू कर दें। और जब मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, आप भी मुझे लगता है वही फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, तो हमारे लिए आप सेकंड जनरेशन तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं कि आपको कौन सी लॉ फर्म में जाना चाहिए, आपके रेफरेंसेस नहीं है। हमारी लीगल इंडस्ट्री इतनी सैचुरेटेड है कि लॉ फर्म बहुत लिमिटेड है, और फ्रेश ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा हैं जो यूनिवर्सिटी से आते हैं, तो आपके लिए अपनी लॉ फर्म में कहीं जगह बनाना बहुत मुश्किल है। तो जब जैसे कोविड ख़त्म हुआ अराउंड मई 2021, तो मैंने बहुत एक लिस्ट बनाई विद डायरेक्टरी लॉ फर्म्स की। उसमें सारी जितनी भी लॉ फर्म्स थी जो मुझे गूगल से, सिंध बार काउंसिल की वेबसाइट से जो डेटा मिलता कि मैंने एक डायरेक्टरी बना ली। लॉ फर्म मैंने सीरियल वाइज बनाए, लॉ फर्म
देयर ईमेल, देयर कंसर्न पर्सन, जैसे अगर बड़ी लॉ फर्म्स हैं, काबराजी, तालिबुद्दीन, हैदर मोटा, इनकी एचआर मैनेजर्स हैं। वरना आपको पता है हमारी लिटिगेशन फर्म्स में बहुत कम होते हैं एचआर मैनेजर या सेक्रेटरी। ईमेल भी कोई नहीं देखता। ईमेल भी कोई नहीं देखता। ये हुआ, मैं जो आगे एड्रेस बताऊंगा। सबने दिया होता है बट ईमेल देखता कोई भी नहीं देखता। वेबसाइट पे भी दिया हुआ है पोर्शन, लेकिन किसी का वो एक्टिव ही नहीं है, सबके इनएक्टिव है। तो मैंने एक डायरेक्टरी बनाई। डायरेक्टरी में लॉ फर्म्स के नाम थे, ईमेल एड्रेस थी और वहाँ पे उनके नंबर्स थे। मैं रोज़ सुबह उठता था 8 बजे, 7-8 बजे, सब लॉ फर्म्स के 10-15 लॉ फर्म्स पे मैं अप्लाई करता था। अच्छा, जब अप्लाई करते तो बहुत ज़रूरी है कि आप CV उसमें अटैच कर दें PDF फॉर्म में। आप उसमें कवर लेटर टेलर करके करते हैं। अगर मैं किसी कॉर्पोरेट लॉ फर्म के लिए कर रहा हूँ अप्लाई, तो मैं उसमें कॉर्पोरेट लॉ फर्म का नाम लिखूँगा इंस्टेड ऑफ डियर एक्सेट्रा, डियर हायरिंग मैनेजर ऑफ दिस लॉ फर्म। आप उसको कर दें। लोग ऐसे करते हैं, स्टूडेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स, वो एक टेम्पलेट बनाते हैं फिर वो सबको भेजते रहते हैं। तो आप टेलर करके उसमें अच्छे, जब अप्लाई कर रहे हो तो मैं ये करता था, जब मुझे अगर मंडे को अगर किसी 10 लॉ फर्म में अप्लाई करना है तो मैं उनकी वेबसाइट पे जाता था, उनके पार्टनर्स को करता था, रिसर्च करता था, फिर मैं उस हिसाब से अपनी टेलर करता था कि मेरा क्या इंटरेस्ट है अप्लाई करने में। कोई हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद कोई मुझे 1-2 फर्म से रिप्लाई आया, और वरना जितने में 40-50 लॉ फर्म ने ईमेल भेजी, कहीं से रिप्लाई नहीं आया। फिर ये हुआ कि रिप्लाई आता था, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, और ये कॉमन है। एक फॉर्मेट बना के रखा वो हुआ भी उन्होंने फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। ये बहुत कॉमन है हमारी लॉ फर्म्स का। जब हम अप्लाई करें कोई रिप्लाई नहीं देता, या फिर वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। एक दिन हुआ ये कि मैं लिंक्डइन पे बड़ा एक्टिव था ना, तो लिंक्डइन पे एक पोस्ट आता है और उसमें लिखा हुआ है वी रिक्वायर फ्रेश ग्रेजुएट्स और लॉ स्टूडेंट इन देयर फाइनल ईयर। मैं था उस वक्त 3rd सेमेस्टर, मैंने पास किया था, 4th सेमेस्टर में आया था, और 3rd सेमेस्टर में मैंने सारा किया था ऑनलाइन। अभी 6 सेमेस्टर आपके बाकी थे? अभी मेरे नहीं, अभी 5 ईयर लॉ प्रोग्राम था ना, तो 10 हुए ना, तो तो आप 10 हो गए फोर्थ में ना, तो 6 बाकी हुए। 4th में आया था ना, तो फिर 4th में आया था और बाकी 6 रह गए थे। तो जब मैंने अप्लाई देखा, मैंने कहा यार इसमें तो एक मोटिवेशन ही नहीं थी। फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट चाहिए, फ्रेश ग्रेजुएट। मैंने कहा क्या करना है इसमें। गया, प्रोफाइल लेके सीनियर की, अपने कवर लेटर बनाया, CV बनाई और वो भेज दिया उनको। कोई 2 से 3 दिन बाद मुझे अच्छा रिप्लाई आ गया, आप आ जाएं इंटरव्यू के लिए। अच्छा, उस दिन फ्राइडे का दिन था जब मुझे आया ये रिप्लाई ना, 27 मई 2021। उस दिन मेरे 2 लॉ फर्म में ना इंटर्नशिप होते, इंटरव्यू। एक और लॉ फर्म थी, उस पर भी मैंने काम किया था बाद में, लेकिन अभी मैं बताता हूँ कि दोनों से मुझे आ गया कि आप इंटर्नशिप के इंटरव्यू के लिए आ जाएं। मैं गया, फ्राइडे का दिन था। पहले लॉ फर्म गया, वहाँ पे इंटरव्यू हुआ, सारी चीज़ें। उन्होंने कहा आप तो अभी आपने लीगल कौन से वो पढ़े सब कोर्सेज। मैंने कहा लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान और टॉर्ट लॉ। तो जाहिर सी बात है वो हमसे, उन्होंने कहा ये तो CPC, CRPC और PPC से तो आप अवेयर ही नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे एक पैशन है कि मुझे चीज़ें करनी है। उन्होंने कहा कब से ज्वाइन कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी पूछी कुछ। जो मैंने ऑनलाइन कोर्सेज़ किए हुए थे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के, ये मैंने कोर्सेरा पे किए थे, तो उसके वो बड़ा उन्होंने अटैक किया। उन्होंने सवाल के जवाब दे दिए। उन्होंने कहा कब से ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने कहा मैं कल से ज्वाइन कर सकता हूँ। उन्होंने कहा आप कल से कर दें। वहाँ से लॉ फर्म से निकला, दूसरी लॉ फर्म गया, वहाँ पे इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा हम आपको 1 हफ्ते बाद अगर टाइम दें आप ज्वाइन करो। मैंने कहा ठीक है। मैंने दोनों में ज्वाइनिंग दे दोनों में मैंने ये कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं जाऊँगा, मेरा अगर हो जाता है कल से कमिट करके आ गया, तो फिर मैंने उनको एक फॉर्मल ईमेल बना दी कि बड़ा अच्छा था इंटरव्यू का और सारा एक्सपीरियंस, और इंशाल्लाह फ्यूचर में साथ काम करेंगे। मैंने वो मैंने किया पे। फिर ये हुआ कि मैंने फ्राइडे का दिन सैटरडे से काम शुरू कर दिया लॉ फर्म में। जब शुरू किया, बेसिक कुछ भी नहीं पता था। ये था जून जुलाई आने वाला था, कोर्ट्स की वेकेशन होने वाली थी। हाई कोर्ट आपको पता है वैसे ही 2-3 महीने चले जाते हैं, और सिटी कोर्ट भी जून बंद। ऑफिस में बैठे रहे, फाइल पढ़ते रहे। पहले तो वो इंटरेस्ट इसलिए भी सीनियर नहीं लेता आपके कामों में, क्योंकि उसे पता होता है इससे कानून तो समझ आनी नहीं है, CPC, CRPC, PPC। क्योंकि वो देखें, वो कहते हैं लॉ फर्म्स का ये एक वो है कि हम नर्सरी नहीं है कि हम लॉ स्टूडेंट को ट्रेन करें और वो फिर कहीं और चला जाए। आप आएँ, काम करें, मेहनत करें, फाइल्स पढ़ें, सवाल करें, काम करें। शुरू में कॉन्ट्रैक्ट्स के लीगल ड्राफ्टिंग, लीगल नोटिस काम मिले। जहाँ पे ऑफिस बंद होता था, ऑफिस टाइमिंग से 9 to 5, तो मैं 9 to 7, 9 to 8 बैठता था, कि मुझे पता था मुझे ही पूछने में घर जाके, वालिद साहब तो वकील नहीं है कि उनसे पूछ लें, कोई फैमिली में बैकग्राउंड हो ऐसा कुछ।
तो आप बैठे रहो, फिर उन्होंने काम देना शुरू कर दिया, केसेस असाइन कर दिए। फिर ये जर्नी थी कि मैंने उस लॉ फर्म में फिर एज अ इंटर्न स्टार्ट किया और 14 मंथ्स मैंने काम किया। अच्छा, तो यहाँ पे आप एक चीज़ आपने कही कि जैसे CRPC CPC आपको नहीं पता होता, ये तो एक फॉरेन ग्रेजुएट्स, आई थिंक कि आपने भी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से किया हुआ है अपना LLB, नहीं, मेरा लोकल लॉ है। लोकल लॉ है, तो फिर आपको CRPC CPC क्यों नहीं पता था फर्स्ट ऑफ वो ऑल? मुझे इसलिए नहीं पता था क्योंकि मैं 3rd सेमेस्टर में था। ये हमारा जो 5 ईयर लॉ प्रोग्राम है, ये 2018 की जजमेंट आई थी, जो जी रिपोर्टेड वो जजमेंट तो है मुझे PLD पता है, आई 2018। थिंक वो मुझे इस उसका पेज नंबर भी याद था, मैं भूल गया। हाँ, तो उसके अंदर ये था कि आपका एक BA LLB ना उन्होंने इस तरह उसको डिज़ाइन करवाया था कि पहले ये होता था आप आफ्टर ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन आप ये कर सकते थे, आप 3 इयर्स लॉ प्रोग्राम कर सकते थे इवनिंग में कभी भी। तो जजमेंट में ये कहा गया कि नहीं, इवनिंग क्लासेस बैन हो गई हैं और आप ये 5 ईयर लॉ प्रोग्राम है, चाहे आपने BA किया हुआ या ना किया हुआ। तो ये हो गया 5 ईयर्स प्रोग्राम। फर्स्ट 2 इयर्स में क्या होता था, आपके मोस्टली BA के सब्जेक्ट्स होते थे, जिसमें आपके हो जाएंगे इस्लामियात, पाकिस्तान इंग्लिश हो स्टडीज़, गया, सब कॉन्टिनेंट, जनरल जो इंग्लिश, सब्जेक्ट्स हैं। इस तरह के सब्जेक्ट होते। फिर सेकंड ईयर के बाद आपके आते थे CPC, CRPC, PPC। ये पूरे शुरू के 2 साल होती थी बेसिक, उसमें आपको टॉर्ट लॉ और लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान ये पढ़ाया जाता था। अच्छा, मैं आपकी चलें बात समझ गया कि आपने इनिशियली 2 साल, क्योंकि अभी आपका इनिशियल स्टेजेस थे अपने डिग्री के, दैट्स वाई आपने नहीं पढ़ा। लेकिन एक चीज़ हम डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी सी हम जॉब मार्केट में एटलीस्ट देखते हैं, आपने भी बड़ी बड़ी फर्म्स के साथ काम किया, आई वुड लाइक आप लिस्ट भी दें उनकी कि किस किस के साथ आपने काम किया एंड कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, अगर आप देना चाहें तो। लेकिन बिल्कुल। एक जो फॉरेन ग्रेजुएट्स और लोकल ग्रेजुएट्स को लेके कंपैरिजन किया जाता है कि आजकल जो फर्म्स हैं वो अगर जॉब भी देती हैं तो वो सिर्फ फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए होती है कि सिर्फ अप्लाई ही फॉरेन ग्रेजुएट्स करें, लोकल्स को मना ही कर देते हैं कि आप अप्लाई ना करें। तो इसकी क्या रीज़न है और क्या ये जस्टिफाइड है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस? देखिए, जस्टिफाइड तो किसी सेंस में नहीं है, डिस्क्रिमिनेटरी उनकी पॉलिसीज़ हैं। अगर मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने ये एक्सपीरियंस कहीं फ़ेस नहीं किया कि मुझे कहीं पे ये डिस्क्रिमिनेशन फ़ेस करना पड़ी हो। क्यों? उसकी वजह ये थी कि आप इंटरव्यू का चांस दे दें, लेकिन ये बड़ी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी कि आप अपनी पोस्ट में ही, हायरिंग पोस्ट में ही आप लिख देते हैं कि ओनली फॉरेन क्वालिफाइड लॉयर्स आर इंकरेज टू अप्लाई। आपने ये डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। आप एक राइट टू इंटरव्यू दें, आप बुलाएं। अगर जैसे मैंने अप्लाई किया था फर्स्ट लॉ फर्म में, वहाँ पे फाइनल ईयर लॉ ग्रेजुएट लिखे हुए थे या फ्रेश लिखे हुए थे, मैंने फिर भी अप्लाई कर दिया। मेरे पैसे तो नहीं लगने थे, मुझे ईमेल करनी थी सिर्फ, उन्होंने मुझे बुला लिया। अगर मैं इस वो भी डिस्क्रिमिनेट कर देते कि आप फॉरेन क्वालिफाइड हो, लोकल नहीं हो, तो मैं उसके लिए शायद अप्लाई ना करता। ये बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है। आपको एक अप्लाई करने का चांस देना चाहिए इंटरव्यू में, फिर आप उसको शॉर्टलिस्ट करें कि आपको रखना है या नहीं रखना। तो क्या क्यों लेकिन जाता है? वो किया इसलिए जाते हैं, मुझे लगता है कि हमारे इसमें सोसाइटी में एक कॉम्प्लेक्स है, इन्फीरियरिटी या गोरा कॉम्प्लेक्स, कि हमारे यूके लॉ है, वही सारी चीज़ें हमने चीज़ें अडॉप्ट की हुई हैं, वही हम पे रूल करके जा चुके हैं, लेकिन उसके असरात अभी तक हैं। हमें चाहिए होता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो हम ये एक एजम्पशन होती है सीनियर पार्टनर्स की, बड़े एडवोकेट्स की, कि ये जो यूके का लॉ वाला है वो सबसे ज़्यादा अच्छे से इसको कर पाएगा रादर दैन लोकल लॉ वाले। क्योंकि लोकल लॉ की देखें ना, इसमें लॉ स्कूल की भी कुछ गलतियां हैं कि आप इसमें क्या करवाते हैं, रट्टाफिकेशन आपकी इतनी वो है कॉमन कि आप जाएंगे, आप क्लासेस ना भी लें, आप पास होके आ जाते हैं। फिर जो एलमनाइज हैं लोकल लॉ के, कुछ हद तक वो इस चीज़ को करते हैं सपोर्ट, कि वो जाते हैं लॉ फर्म में, नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है, आपकी इंग्लिश की वजह से वो कर देते हैं कि नहीं, इंग्लिश आपकी प्रोफिशिएंसी नहीं है तो हम उसको नहीं रखना चाहते। ये वाला मुझे लगता है एक डिस्क्रिमिनेटरी फेज होगा। वरना बहुत लोग हैं जो अच्छे अच्छे लोकल लॉ के, जिनको CPC, CRPC, PPC पे बड़ी ग्रिप होती है, तो वो अगर आप राइट टू इंटरव्यू दें तो वो आप उसकी बेसिस पे कर लें। लेकिन ये काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी है और नहीं होना चाहिए। इस पर तो मैं समझता हूँ बार काउंसिल्स को प्रोविंशियल डेफिनेटली कोई ना लेवल कोई पे एक्शन और लेना कोई चाहिए। एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, एक स्टूडेंट्स का या जो लॉ एस्पिरेंट्स या जो बेसिकली स्टूडेंट्स होते हैं एनरोल, उनका मुझसे अक्सर एक सवाल रहता है, जो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं, कि जनाब हमें ड्यूरिंग स्टडीज़ क्या करना चाहिए? क्या हमें इंटर्नशिप्स करनी चाहिए? या एक सोच या एक कल्चर ये भी पाया जाता है कि यार लॉ स्कूल में जस्ट आप एडमिशन ले लें, बट आप किसी सीनियर को ज्वाइन कर लें एज पैरालीगल और जो वट एवर जिस कैपेसिटी में भी,
काम सीखें जाके कोर्ट्स में। सो अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन कि क्या करना चाहिए, क्या लॉ स्कूल में स्टडीज़ पे फोकस होना चाहिए, इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, या जस्ट एडमिशन लॉ स्कूल में हो लेकिन आप काम जो है वो किसी सीनियर, नॉट सीनियर, या किसी भी एडवोकेट, किसी भी चैम्बर में आप एज पैरालीगल या किसी भी कैपेसिटी में काम कर रहे हो? देखिए, मेरी अप्रोच शुरू से यही थी और मैं यही आपको भी बताऊंगा कि जब आपने लॉ स्कूल में एडमिशन ले लिया वो इनफ नहीं है, और ये भी अच्छा नहीं है कि आपने सिर्फ एडमिशन ले लिया है, आप इनरोल्ड हो गए हैं, आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे। दोनों चीज़ों को पैरेलल चलाएं। मैं जब अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने जब काम शुरू किया और फिर कोविड के टाइम से क्लासेज हमारी फ़िज़िकल होने लग गई थी, हाइब्रिड फिर फ़िज़िकल, तो हमारा ये मेरा रूटीन होता था कि पहले कोर्स जाते थे हम सुबह सीनियर के साथ, कोर्स से फ्री होते थे, ऑफिस जाते थे, ऑफिस से अपनी चीज़ें काम वगैरह करके मैनेज हम चले जाते थे क्लासेस लेने। ये हम वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरे भाई हैं, वो भी होते थे, तो हमने साथ काम शुरू किया माशाल्लाह, था। ही इज एट द मोमेंट लॉ क्लर्क, जुडिशियल लॉ क्लर्क एट जुडिशियल सुप्रीम लॉ कोर्ट। क्लर्क एट सुप्रीम कोर्ट। ये भी एक बड़ा अच्छा अचीवमेंट है एंड बहुत अच्छा कम लोग इस चीज़ को अचीव कर पाते हैं। एंड लोकल लॉ के तो ऑनेस्टली वो डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे भी पाई जाती है, ऑल दो इट्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बट क्या करें, बट ही हैज़ अचीव्ड। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हुआ ये कि वहाँ पे आपने क्लासेस मैनेज कर ली, फिर वापस आके ऑफिस में काम किया, क्योंकि लेकिन क्लासेस और ये लीगल प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है अगर आप इसको साथ पैरेलली चलाएं और दोनों पे फोकस करें। क्योंकि आप पीपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी प्रोसीजर लॉ पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको समझ नहीं आ रही होती है कॉस्ट की क्या बात हो रही है, स्टैम्प फीस क्या है, ये कोर्ट फ़ी क्या है और कोर्ट फ़ी क्यों देनी है। अच्छा, अगर कोई स्पेशल लॉ है, डिफेमेशन ऑर्डिनेंस है, तो इसके अंदर क्यों नहीं है, क्रिमिनल केसेस में क्यों नहीं है। तो जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप ना उसको सही से समझ सकते हैं, ना ही वो आपको याद रह सकती है। अगर रादर देन अगर आप साथ पैरेलली काम लॉ फर्म्स में कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है वकालतनामे पे टिकट लग रही है, आपको पता है ये कहाँ से डिराइव हो रहा है, क्योंकि आप लॉ स्कूल जाएंगे, आप टीचर से पूछ सकते हैं, अपने लेक्चरार से, अपने प्रोफेसर से पूछ सकते हैं ये कहाँ से है, वो आपको बता सकता है। तो आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है दोनों चीज़ों पे मैनेज करें। ये नहीं है कि या तो आप बिल्कुल ही यहाँ पे आ जाएं 180 डिग्री प्रैक्टिस की तरफ, या आप पढ़ाई की तरफ, दोनों को साथ मैनेज करें, क्योंकि ये फील्ड हमारी है प्रैक्टिकल उस पर। तो आप जब तक लॉ की प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं करेंगे प्रैक्टिकली, तो आप, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा एफिशिएंट ये होगा। मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए, ना आप थ्योरी के बगैर प्रैक्टिकल कर सकते हैं इस फील्ड में, ना प्रैक्टिकल के बगैर थ्योरी किसी काम की है आपके। थ्योरी पता होगी तो प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल जब आप कर रहे होंगे तभी थ्योरी आपको समझ में आ रही होगी। ये सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन है कि इंटर्नशिप्स कैसे तलाश करें, लॉ फर्म्स कैसे ढूंढें कि किस लॉ फर्म के पास काम करना है, और अपना इंटरेस्ट जो इंटर्नशिप्स करके उसमें से कैसे फाइंड आउट करें कि आपका इंटरेस्ट क्या है, लिटिगेशन, कॉर्पोरेट, बिकॉज एट द एंड दिस इज़ द गोल कि अपने इंटरेस्ट और देख सकें कि किस माहौल में आप काम कर सकते हैं। तो ये कैसे फाइंड आउट करना है? लेकिन लॉ फर्म फाइंड आउट करना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इजी है। पहले तो आप जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, रैंडम सर्चेज लॉ फर्म्स इन कराची, लॉयर्स इन कराची, आपको एक लिस्ट ऑफ वकील मिल जाएंगे। आप उनकी लॉ फर्म देखें, थोड़ी रिगरस एक रिसर्च करें आप, उसमें आपकी नाम, उनकी ईमेल्स, उनकी एड्रेसेस वगैरह प्रोवाइड होंगे गूगल पे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन ये आता है, आप लिंक्डइन पे ना एक्टिव रहें। लिंक्डइन पे कोई आप जजमेंट पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, और ये आप रूटीन बना लें, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जजमेंट्स पढ़ना, हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जजमेंट्स पढ़ना, और फिर वहाँ पे ना वकीलों के नाम भी आ रहे होते हैं, एडवोकेट फॉर द पिटिशनर, एडवोकेट फॉर द रिस्पोंडेंट्स। आप उन पे सर्च करेंगे, इन्होंने ये आर्गूमेंट्स किए हैं, फिर उनकी जाके डायरेक्टरी निकालें, लिस्ट बनाते रहें, लिंक्डइन पे अप्रोच करें। फिर एक आप अपने एक बना लें डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आप लॉ फर्म्स थ्रू लिंक्डइन सर्च करें, थ्रू गूगल सर्च करें, थ्रू सिंध बार काउंसिल के वेबसाइट करें। फिर आप उनकी डायरेक्टरी बना के उनको सीवी और वो कवर लेटर फॉरवर्ड करें। अच्छा, सीवी और कवर लेटर बहुत लोग फॉरवर्ड करते हैं। मैंने भी काफ़ी फर्म में जब हायरिंग की थी तो मैंने ये देखा था, लॉ फर्म अगर मैंने एक पोस्ट पब्लिश किया है लिंक्डइन पे कि वी आर हायरिंग इंटर्न्स, तो अराउंड 200 एप्लीकेंट्स आते हैं, 200 सीवीज़ आती हैं, लेकिन आउट ऑफ 80% उनकी सीवी होती है सर, और कोई बॉडी नहीं होती है, कोई कवर लेटर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है डॉक्यूमेंट। हाँ, बस इतना सा होता है। तो उस पर इंटरेस्ट भी नहीं होता किसी रिक्रूटर का कि वो उनकी सीवी भी खोलें या उनकी ईमेल भी खोलें। आप एक बड़ी अच्छी सी एक ईमेल बनाएं, उसमें शुरू में लिखें कि मैं क्यों अप्लाई करना चाहता हूँ, मुझे कॉर्पोरेट में इंटरेस्ट है। अगर आप कॉर्पोरेट लॉ फर्म में अप्लाई करें, आप लिख दें मुझे कॉर्पोरेट में करना, एक बॉडी बना दें 6-7
सेंटेंस की, आप उसमें लिख दें मुझे लिटिगेशन में काम करना है, मैं ये हूँ, इस ईयर में हूँ, ये CGP है, थैंक यू सो मच। आप कवर लेटर बना के उसमें कर दें मैंने यहाँ यहाँ काम किया हुआ है, एक CV बना दें। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करें किसी लॉ फर्म में तो आपकी CV पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आप कोर्सेरा है और एडेक्स से, ये एक लीगल प्लेटफॉर्म है जो आपको इनकी वेबसाइट वगैरह पे जाएंगे, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज करवाते हैं लेकिन सर्टिफिकेशन नहीं देते। अगर आपको $100 लेते हाँ हैं। उनके कुछ चार्जेस हैं, कोई $150 लेते हैं। तो आप, मैंने खुद किए हुए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के ना कोर्सेज, तो बड़ा फ़ायदा भी देते हैं आपको, और फिर ये कोर्सेज आपके CV में ऐड ऑन करते हैं। जब आपके सिर्फ आपके ग्रेड्स लिखे हुए हैं और आपके लॉ स्कूल लिखा हुआ है तो इसके बाद ये जब सर्टिफिकेशन आती है ये आपको फर्स्ट इंटर्नशिप लेने में बड़ी हेल्प करती है। तो आपने अप्लाई करना है, आपने वो चीज़ें अटैच करके आपने सब्जेक्ट में लिखना है लीगल इंटर्नशिप स्लैश या डैश करके, जो आप कॉर्पोरेट के लिए कर रहे हैं, लिटिगेशन के लिए कर रहे हैं, टैक्स डिपार्टमेंट में के लिए कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन कर दें। क्योंकि जब बीइंग अ रिक्रूटर आप जब ईमेल खोलते हैं 200 CVs हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप सारी CVs या सारी 200 ईमेल्स को देखेंगे। आपको अगर पिक एंड चूज़ करना होता है, आप देखते हैं किसने मेहनत की है, किसने 2 मिनट निकाले हैं CV भेजने के लिए भी। अगर एक बंदा CV भेजने, अप्लाई करने के लिए मेहनत कर रहा है, वो उसमें कंटेंट लिख रहा है, वो कवर लेटर ड्राफ्ट कर रहा है, तो मतलब है वो लॉ फर्म में आके भी मेहनत करेगा। तो आप इतना से ये काम करें, इस तरह आप ये बना लें कि आपको अप्लाई किस तरह करना है, एक स्टैंडर्ड ही बना लें, उसमें थोड़ी सी टेलर करते रहें उसको एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ फर्म, और फिर आप इस तरह भेजते रहें। तो बस इस तरह से आप एक लिस्ट बनाएं एंड ईमेल्स कर दे सबको। ये सबको ईमेल कर दें रैंडम। देखिए ना, मैंने जब अप्लाई किया तो करना शुरू किया तो मैंने मोर देन 100 लॉ फर्म में अप्लाई किया होगा, उनके कराची लॉ और इस्लामाबाद ऑफिसेस। लेकिन अप्लाई करने में क्या है कि आपको मोस्ट ऑफ देम रिप्लाई नहीं आते। लेकिन ये जब आप अप्लाई करते हो, और कभी भी ये वेट नहीं करें कि आपकी ये लीगल इंटर्नशिप की कहीं वैकेंसी आएगी। कुछ लॉ फर्म होती हैं वो वैकेंसी आती है, वैकेंसी पब्लिश करते हैं, कुछ लॉ फर्म वैसे ही देख लेते हैं, हमें ईमेल आई है चलो कॉल कर लेते हैं, हमें रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इसमें सोर्स का क्या मैं element इस पे भी होता है? आता हूँ। अच्छा, कोल्ड ईमेल्स, उसको मैं कंप्लीट करूँ। कोल्ड ईमेल भेजते रहें आप, क्या होगा, या तो आपको रिक्रूटर रिप्लाई कर देगा या नहीं करेगा रिप्लाई। ब्लॉक कर देगा। ये ब्लॉक तो ईमेल में नहीं करेगा, इतना रिक्रूटर के पास टाइम नहीं होता। लेकिन कोल्ड ईमेल भेजते रहें, इस चीज़ से आप कभी हेजिटेट ना करें कि मैं भेजूँ या ना भेजूँ। आपको करना है अप्लाई, आपने प्रोफाइल निकाली, आपने ईमेल उनको कर दी, उनके HR पे, उनके पार्टनर को आपने ईमेल बना के अच्छी थी कर दी कि उनको इंटरेस्ट हो कि चल वो आपको इंटरव्यू में बुलाएं। आपने ये कर दिया, फिर आपका है रेफरेंसेस। और ये हमारी लीगल इंडस्ट्री बहुत छोटी सी है, हार्डली आप फिंगर्स में काउंट कर सकते हैं कि लॉ फर्म कितनी कराची में अच्छी। फिर आप उनके लॉ फर्म में जाते हैं तो वहाँ पे कोई 5 to 7 एसोसिएट्स आए हुए, नेपो बेबीज़, या वो रेफरेंसेस पे और कॉल्स पे। अब जब सीनियर पार्टनर से भी मैंने इतने बहुत दफ़ा जब मैं काम कर रहा था तो मैंने इनको कन्फर्म किया कि आप ये रेफरेंसेस को क्यों प्रेफरेंस देते हैं और आप फ्रेश ग्रेजुएट्स को या विदाउट लीगल बैकग्राउंड आप क्यों नहीं करते। वो कहते हैं हमें भी कहीं ना कहीं तो करना है इनको मैनेज। मुझे अगर कोई मेरा दोस्त कॉल करके कह रहा है कि एडजस्ट कर दो, मुझे करना है, तो आप ये करें। ये चीज़ें आती हैं, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल होगी तो विद इन मंथ्स आप स्टैंड आउट करोगे। लॉ फर्म के अंदर अगर आप काम कर रहे हो, आप भले ही फ्रेश क्यों ना हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, तो आप स्टैंड आउट करोगे। सीनियर पार्टनर को भी पता होगा कि ये लेट नाइट भी बैठता है, ये काम भी कंप्लीट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। और जब आप इंटर्नशिप ने आपको मिल गई है, वंस यू गेट इट, तो मेक मोस्ट ऑफ इट, मेक मोस्ट आउट ऑफ इट। उसकी वजह यह है कि जब आपने 2 महीने की, 4 महीने की इंटर्नशिप 4 मंथ्स की कंप्लीट कर ली, तो लीगल इंडस्ट्री छोटी है, उनमें सब बात करते हैं मेरा इंटर्न आया था, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मेहनती था, तो इस तरह आपको वो रिकमेंड भी कर देते हैं सीनियर पार्टनर, सुपरवाइज़र्स। लेकिन रेफरेंसेस बिल्कुल ये है कि हमारी लॉ फर्म्स बिल्कुल ज़्यादा, उनके अगर आपके पास 10 to 15 लॉ फर्म में एसोसिएट की कैपेसिटी है तो आपके पास कॉल बहुत ज़्यादा आती हैं। कभी जजेस भी कॉल कर रहे होते हैं, कभी मिनिस्टर्स कॉल कर रहे होते हैं, कभी सीनियर एडवोकेट्स कॉल कर रहे होते हैं कि आप इनको अकोमोडेट कर दें। कुछ फर्म्स ने तो आई थिंक क्राइटेरिया ही बनाया हुआ कि सिर्फ मिनिस्टर्स के बच्चे, जजेस के बच्चे या पॉलिटिशियंस के बच्चे रखने हैं। बिल्कुल, आई ये थिंक भी यू हैव बीन पार्ट ऑफ देम एज वेल। सो आपने कितने रेफरेंसेस यूज़ किए, आपने कितनी कॉल्स करवाई इंटर्नशिप्स के लिए? देखिए, आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, तो मेरे पास कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है यू आर कि वेरी मैं कनेक्टेड वो विदिन द कनेक्ट लीगल, वो विदिन द लीगल। लीगल देखिए, फ्रेटर्निटी। मैं ये कहता हूँ लीगल प्रोफेशन में कनेक्टिविटी के बाद देखिए वर्ड ऑफ माउथ है।
अगर मैंने कहीं काम किया है तो मुझे फिर लोग रिकमेंड कर देते हैं कि यार फ़लाँ फर्म को ना एसोसिएट चाहिए, तो आप काम करना चाहोगे? मैं आपको मैसेजेस भी दिखाऊंगा, हमारे पास आए हुए होते हैं कि यार कोई रिकमेंड कर दो, बट ये बता दो। हैव यू एवर कि आप मतलब किसी आपके लिए किसी किसी से आपने कॉल करवाई हो कि यार ये बंदा आ रहा है, आप नहीं इसे नहीं रखवाएं? नहीं, मैंने पर्सनली कॉल करवाई हो। यस। नहीं, मैंने किसी को कॉल नहीं करवाई, लेकिन मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आई एम अ को फाउंडर ऑफ इट, यस, जानो जानो पाकिस्तान। पाकिस्तान में उसके तो बारे में हमने भी आपसे उसको बात की। यही वाली सारी जब चीज़ें हमने फेस की और हम फ्रेश ग्रेजुएट्स और लोगों से मिलते थे, लॉ ग्रेजुएट से, वो ये कहते थे हमें रेफरेंस बहुत हैं, हमें कहीं इंटर्नशिप नहीं मिलती है। तो मैंने अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ एक को फाउंड किया एक प्रोजेक्ट जानो पाकिस्तान। उसमें हमारा एम ये था कि जितने भी फ्रेश ग्रेजुएट्स, फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स या जितने भी लॉ स्टूडेंट हैं, उनको हम एक प्लेटफॉर्म दें कि वो आएँ, इसमें अप्लाई करें विदाउट एनी चार्जेस, अप्लाई करें, CV भेजें, कवर लेटर भेजें, इंटरव्यू, देन फिर ट्रेनिंग वीक, और इसके बाद फिर हम उनकी लॉ फर्म में प्लेसमेंट करवाते। ये सारी चीज़ें वो हम एक प्रोग्राम हमने बनाया था। फिर हमने लॉ फर्म्स के साथ MOU किया, हमने कोई अराउंड 10 to 12 कराची के लॉ फर्म्स के साथ MOU साइन किया, जिसमें हम एक स्टूडेंट को ट्रेन करते थे। ट्रेन कौन करता था? हम गेस्ट स्पीकर्स इनवाइट करते थे कराची के, उसमें बेसिक से लेके सारी चीज़ें हम कोशिश करते थे उनको ट्रेन करें और फिर हम उनको प्लेसमेंट करवाएं। हम ये इस तरह नहीं होता था कि अनप्रोफेशनल या अनऑफिशियली कॉल कर दी कि या आप इनको एडजस्ट कर दें। ये इस प्रोग्राम के थ्रू ही हमने 2 कोहोर्ट किए, दो कोर्ट किए, उसमें हमने कोई अराउंड 30 to 40 स्टूडेंट्स को प्लेस करवाया कराची की लॉ फर्म में। और हमने ये अचीव किया कि वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि लॉ फर्म ने उनको परमानेंट पोजीशन भी ऑफ़र की, एंड दे आर अच्छा, नाउ आप समझते हैं एसोसिएट्स। कि क्या सिंध बार काउंसिल या कोई प्रोविंशियल बार काउंसिल्स जो हैं उनके लेवल पे इस तरह का कोई रिफॉर्म लाया जा सकता है कि इस ये जो इनिशियल एंट्री है प्रोफेशन में, इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जाए, काइंड ऑफ हाउस जॉब जैसे हॉस्पिटल्स में मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, कोई इस तरह के रिफॉर्म्स आ सकते हैं क्या हमारे पास? देखिए, बिल्कुल आ सकते हैं और हैं भी। अगर आप देखेंगे लीगल एजुकेशन बार काउंसिल, उसमें रूल्स वगैरह में आपके पास एक तो है सिंध बार काउंसिल का बार वोकेशनल कोर्स, जो वापस मैं बन जाऊँगा 2018 की जजमेंट से डेराइव हुआ बार वोकेशनल कोर्स। फिर आपका इंटीमेशन जो पीरियड होता है वो एक तरह हाउस जॉब पीरियड ही होता है। यस, बट उसमें उस ये पे बार काउंसिल को फैसिलिटेट नहीं करती, वो तो अपने ऑन पे ही आपने किसी न किसी के साथ जाके अटैच होना होता है। फैसिलिटेट बिल्कुल नहीं करती, लेकिन अगर हम उसका भी देखें मिसयूज़ क्या होता है, क्या आपको कहते हैं 10 ईयर्स का स्टैंडिंग होनी चाहिए वकील साहब के जिसके साथ आप इंटीमेशन फ़ाइल करें। अब एक स्टूडेंट है, उसके पास अगर कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, उसकी इंटीमेशन भी डिले होती है और फिर उसकी इनरोलमेंट भी डिले होती है। बिल्कुल बार को चाहिए कि अगर वो पॉलिटिक्स और इन चीज़ों से बाहर आएँ, अपने मैनिफेस्टोज़ में ये इंक्लूड करें कि हमें फ्रेश ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए, जिसके अंदर हम जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स को होता है हाउस जॉब करवाते हैं, एक उनको अमाउंट पे करते हैं एज अ कंपनसेशन स्टाइपेंड, वो भी पे करें और इस तरह फिर उनकी लॉ फर्म में प्लेसमेंट भी करें। दूसरा इशू ये होता है, ये बार काउंसिल को ये भी रेगुलेट करना चाहिए कि लॉ स्टूडेंट्स कितने ग्रेजुएट हो रहे हैं, कितने इनरोल हो रहे हैं और लॉ फर्म्स कितनी हैं। अगर आप देखेंगे, अगर मैं जैबुल से मैंने एजुकेशन के, वहाँ पे 150 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं पर ईयर। SM में पहले 1800 800 समथिंग 600 1000 स्टूडेंट ग्रेजुएट होते थे बिफोर 2018 जजमेंट। उसके बाद बार आ गया। लेकिन अगर आप UK की देखेंगे लॉ स्कूल, वहाँ पे कोई बैलेंस ही नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, जितने मर्जी हैं। फिर जब वो इंडस्ट्री में आते हैं तो लॉ फर्म वही लिमिटेड है, वही सैचुरेटेड एनवायरनमेंट है, लेकिन लॉ स्टूडेंट बहुत सारे हैं। तो फिर बार को भी चाहिए कि वो इतनी स्क्रूटनियस प्रोसेस में लेके आए कि सारे लोग जो कुछ ना करते हुए भी कहते हैं कि हम साथ में LLB कर लें, साथ में लॉ कर लें, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में यूज़ कर लेंगे, बिजनेस में कर लेंगे और इसका मिसयूज़ ना करें। अगर यहाँ से रेगुलेट होना शुरू हो जाएंगी चीज़ें कि लिमिटेड स्टूडेंट्स आए, क्रीम ऑफ द सोसाइटी आए, तो फिर मुझे लगता है कि बार को भी ईजी होगा इसको रेगुलेट और कंट्रोल करने में। अच्छा, एक चीज़ और है, लाइक कुछ होती हैं पेड इंटर्नशिप्स, कुछ होती हैं अनपेड। आपने कितनी पेड की हैं, कितनी अनपेड की हैं? अनपेड से शुरू किया था या हमेशा आपने पेड ही की हैं? और आप क्या समझते हैं कि इंटर्नशिप्स पेड होनी चाहिए या अनपेड होनी चाहिए? देखिए, मैंने जहाँ भी काम किया मैंने पेड इंटर्नशिप्स की, लेकिन जब इंटरव्यू में मैं गया, कहीं मैंने ये तकाज़ा नहीं किया, मैंने कहीं ये नहीं कहा कि मुझे पे करें, आप इतना पे करें, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, ये आप गाड़ी दें मुझे या ये इतने पैसे दें तो मैं काम करूँगा। जब पहली इंटर्नशिप में इंटरव्यू में गया, मैंने कहा आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग, पे करें ना करें ये हमारी बात ही नहीं हुई, क्योंकि मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है। सेकेंड ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ मैं,
और मैं उनको करूँ मुझे इतना आप पे करें। कहीं मैंने बात नहीं की, लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे सारे सीनियर्स ने, सारी लॉ फर्म ने पे किया। और होना क्या चाहिए, अनपेड का बहुत ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री में ये कॉमन है कि आप इवन फ्रेश ग्रेजुएट्स, इवन इनरोल लॉयर्स को भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको रख लेते हैं। आप ना आप फ्यूल कंपनसेशन देते हैं, ना आप लंच कंपनसेशन देते, ना आप कुछ और उनकी एक्सपेंसेस मैनेज करते। तो ये बहुत बुरा है, जो डीमोटिवेटिंग है लॉ स्टूडेंट्स के लिए। हर स्टूडेंट अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आता, फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, कि वो खुद अपने मीन्स मैनेज भी कर ले, वो अपने एक्सपेंसेस भी मैनेज कर ले, एंड वो फिर आपके लिए फ्री में काम भी कर ले। तो ये या तो बार काउंसिल्स को एक क्राइटेरिया रखना चाहिए कि लॉ फर्म्स मिनिमम पे करेंगी। जो हमारी मिनिमम वेजेस भी आएगा 41 समथिंग 53, हाई स्किल लेबर के लिए 40 से स्टार्ट होता है। इवन वो अमाउंट पे कर दें आप लॉ स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस मैनेज कर लें। और अनपेड होनी नहीं चाहिए लॉ फर्म्स में इंटर्नशिप, पहली चीज़। लेकिन काफ़ी लॉ स्टूडेंट ये एक्सपेक्ट करते हैं या ये चाहते हैं कि हमें पेड इंटर्नशिप मिलेगी तो मैं करूँगा, वरना नहीं। मैं ये पर्सनली मैंने भी एक्सपीरियंस किया, और मैं ये कहता हूँ कि आपको जो इंटर्नशिप मिल रही है, प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए पेड इंटर्नशिप। सबको होनी चाहिए, पैसे किसको आते हुए अच्छे नहीं लगते, लेकिन आपको चाहिए पहले स्किल मैं सीख लूँ, फिर जो अमाउंट मुझे मिल रहा है मैं उसके ऊपर शुरू में कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ। क्या फर्स्ट एक्सपेक्ट कर ईयर, सकता 2 है, ईयर्स। क्या एक्सपेक्ट कर सकता है इनिशियली बंदा स्टाइपेंड्स की सूरत में या इनिशियल सैलरीज की सूरत में लीगल प्रोफेशन में? देखिए आप आई भी आई वांट अ फिगर अप्रॉक्सीमेटली। देखिए, अगर आप लीगल इंटर्नशिप की बात करेंगे तो 1 मंथ लीगल इंटर्नशिप के जो लीगल इंडस्ट्री में पैसे हैं वो या तो अनपेड ही है, लेकिन कोई पैसे दे रहा है तो वो अराउंड 15,000 टू 30,000। कोई इससे ज़्यादा लीगल इंटर्नशिप के पे नहीं करता हमारी लीगल इंडस्ट्री में। बड़े से बड़ी फर्म्स भी। बड़ी से बड़ी फर्म तो बहुत ज़्यादा कम पैसे पे करते हैं। अगर आप देखेंगे अमाउंट, तो बड़ी फर्म्स कम पे करती हैं, जो मिड टायर फर्म्स हैं वो फिर कुछ बेहतर पैसे देती हैं। अच्छा, मैं इससे एक और चीज़, बड़ा शॉकिंग फैक्ट था, जो लोग इंडिपेंडेंट सीनियर्स के साथ काम करते हैं उनको ज़्यादा पे करते हैं एज़ कम्पेयर टू बड़ी बड़ी फर्म्स, बड़े बड़े नाम हैं। बड़ी फर्म इसलिए भी कम पे कर रही होती क्योंकि उनके पास इतना रश होता है। जब मैं बड़ी फर्म में काम कर रहा था, मैंने इंटर्नशिप, तो वहाँ पे कोई 4-5 इंटर्न्स, 4 to 5 इंटर्न एट अ टाइम थे। फिर उनके हर मंथ वो चेंज होते थे। तो वो उन्होंने एक फिक्स्ड अमाउंट रखा हुआ था पर वीक के पर वीक जिसने 5 वीक्स किए उसको इतने पैसे स्टाइपेंड दी जाएगी, ऑफ़र की जाएगी। 6 वीक्स इतने पैसे ऑफ़र की जाएंगे। लेकिन अनपेड इंटर्नशिप नहीं होनी चाहिए। लेकिन एज अ लॉ स्टूडेंट आपको जो इंटर्नशिप मिल रही है आप पहले वो ट्रैक कर लें, क्योंकि बहुत सैचुरेटेड मार्केट है। तो देखिए, अगर 15 to 30,000 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये भी कुछ अगर आप फॉर्चुनेट इनफ हैं कि आपको वही मैं सीनियर आपको पार्टनर कहने वाला पे था कर कि आप दें। बार रेज कर रहे हैं, बिकॉज देखिए, अनफॉर्चुनेटली कि बहुत सारे 15 to एसोसिएट्स पोजीशन पे ऐसे जिनको 30,000 रुपये सैलरी नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने भी ये चीज़ें ऑब्जर्व की हैं हमारी इंडस्ट्री में कि आप 15 to 30 भी, मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किए। क्योंकि मुझे जब मैं सेपाल एंड को में था तो मुझे जब स्टाइपेंड मिली तो मुझे पार्टनर ने कहा यू आर दी हाईएस्ट पेड इंटर्न। तो मेरी से तो बड़ी मोटिवेटेड बात थी उसमें। लेकिन यह है कि आपको लॉ फर्म्स पे नहीं करती। उसकी वजह ये कि आपके रेफरेंसेस लोग इतने यूज़ करते हैं कि आपके पास फ्री में काम करने के लिए भी बहुत लोग तैयार मार्केट बैठे बहुत हुए ख़राब है। इसको हमें ना नॉर्मलाइज करना नहीं चाहिए, लेकिन यह है कि पेड होनी चाहिए। और अगर नहीं मिल रही आप अनपेड से काम शुरू कर दें कि आप अपनी लीगल स्किल और अच्छा, ये देखें, एक तो खाली पेड या अनपेड 15,000 30,000 वॉटेवर, मैं एक और एस्पेक्ट इसका ये भी है, हाउ एक्सपेंसिव इज़ एन इंटर्नशिप। लाइक आपके एक्सपीरियंस में आपने भी काम किया होगा, हम ट्रैवल भी करते हैं, मोस्ट ऑफ द फर्म में वो खाना वगैरह भी कुछ नहीं होता, वो भी आपको अपना लंच सारी चीज़ अपना देखना होता है। तो हाउ एक्सपेंसिव इज़ अ लीगल इंटर्नशिप इन योर ओपिनियन, इन योर एक्सपीरियंस? देखिए, अगर आपका ये प्लान है कि आपको उसको वर्थ इट बनाना है तो आपको अगर वो कम भी पे करते हैं, लेकिन इसमें बात ये आदत है कि आप फाइनेंशियली बैकग्राउंड आपका कैसा है। अगर आप कर सकते मैं हैं, एक्सपेंसिव की बात कर रहा हूँ। एक्सपेंसिव में आता हूँ कि हाँ। देखिए आपको सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी है। आपको इनिशियली लॉ इंटर्नशिप के जब इंटरव्यू में आपको नहीं बताते पार्टनर्स कि आपको पे करेंगे या नहीं पे करेंगे, तो आपको ये होता है कि ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर रहा हूँ। इसलिए काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं बस मुझे सर्टिफिकेशन मिल जाए और मैं सीवी पे ये ऐड कर दूंगा। आपका सारा आपको अपने घर से कम्यूट करना है, कोर्ट से फिर ऑफिस, फिर कहीं मीटिंग्स होती है वहाँ भी आपको अपने पर्सनल एक्सपेंस पे करना है। कोई आपको लॉ फर्म इसके लिए पे नहीं करती है। फिर आपको जो एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, कभी आपने हाई टी करनी है, आपको लंच करना है ऑफिस में, क्योंकि लेट सेटिंग भी होती है। मैं लॉ फर्म से रात को 2-2 बजे भी निकला हूँ ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप टाइम
क्योंकि मुझे काम मिला है, मुझे असाइन हुआ है, तो मुझे सुबह फाइलिंग करनी है, मुझे केस तैयार करना है, मुझे आर्गूमेंट बनाने हैं, तो मैं रात के 2-2 बजे भी बैठा हूँ लॉ फर्म में, तो सारा आपको खुद ही बेयर करना है। फिर आपको एट दी एंड ऑफ मंथ पता चलता है कि अच्छा आपको ये पे करेंगे, आपको कितना पीनट अमाउंट देंगे, 20,000, 30,000, 15,000। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेंसिव आपको बेयर करने पड़ते हैं, आपकी कम्यूट, फ्यूल, ट्रैवल, आपका लंच और आपके दूसरे जो एक्सपेंसेस होते हैं मिसलिनियस, सारी चीज़ें आपने अच्छा, खुद अगर बेयर आपकी करनी है। बैलेंस शीट बनाई जाए आपकी इंटर्नशिप पीरियड्स में, लाइक आपने हमेशा पेड ही की है, तो वो प्रॉफिट में जाते थे, बैलेंस जाते थे या लॉस में जाते थे आप? नहीं, वो मेरी सारे लॉस में ही जाते थे, लेकिन मुझे उसका फ़ायदा ये होता था कि मैं जब भी कम लॉस होता था। हाँ, कम लॉस होता है। तो एक तो ये था कि मुझे वो पे करना शुरू कर देते काम की वजह से। दूसरा, मैंने अपनी शुरू से क्लाइंटेल अपनी बनाई। मैंने जब मैं सेकंड ईयर लॉ स्कूल में था, मैंने काम शुरू किया, तो मैं अपने पर्सनल क्लाइंटेल अप्रोच करता था कि मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेशन का काम आ जाए, वो पार्टनरशिप फर्म्स की मैं इनकॉर्पोरेशन करवा दूँ, AOP करवा दूँ। फिर उसके बाद ये सारी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस मैंने मैन्युअली सीखे। इसलिए सीखे क्योंकि अगर मुझे लॉ फर्म पे नहीं करी स्टाइपेंड इनफ, तो मैं अपने एक्सपेंसेस इस जगह से मीट कर पाऊँ। फिर मैंने अपना टैक्स का काम इसलिए स्टार्ट किया कि मैं टैक्सेशन की क्लाइंटेल मेरी बहुत ज़्यादा थी ड्यू टू बिजनेस सर्कल या मैं फ्रेंड सर्कल के अंदर जब मैं लोगों के साथ बैठता उठता था, उनके टैक्सेशन के काम थे। फिर जहाँ मुझे लॉ फर्म पे नहीं करती थी, लेकिन मेरी पर्सनल क्लाइंटेल थी, कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो गई, आपके एग्रीमेंट्स ड्राफ्टिंग हो गई, आपके टैक्सेशन का काम, ये मैं करता रहता जो था। आप विदाउट लाइसेंस आप बेसिकली विदाउट लाइसेंस आप कर सकते हैं बेसिकली। हाँ, हैं। वो स्किल करना बेस्ड चाहिए है। नहीं चाहिए, दैट इज अ सेपरेट डिबेट, बट कर सकते कर हैं। सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो वो मैंने वहाँ से उनको मैं एडजस्ट करता था। लेकिन अगर आप बैलेंस शीट की जैसे आपने बात की, वो हमेशा लॉस में ही गई है। अच्छा, एक और चीज़ कि अक्सर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि LLB का क्या स्कोप है पाकिस्तान में। मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि LLB का क्या स्कोप है पाकिस्तान में, मार्केट कितनी सैचुरेटेड है, जॉब्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं है? अब देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ में फिर ये भी आ जाता है कि आप SECP और कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है, हर कंपनी को एक लीगल एडवाइज़र अपॉइंट करना है। तो आप लीगल एडवाइज़र भी बन सकते हैं, जिसको हम कहते हैं इन हाउस। आप लीगल एडवाइज़र कंपनीज़ के बन जाएँ। फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप जुडिशरी के लिए जाना चाहते हैं। पहले हमारे सिंध के अंदर सिंध प्रोविंस में ये रिक्वायरमेंट नहीं होती थी कि आपको अगर जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए बैठना है, आपको मिनिमम 2 इयर्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, जो कि अब इस साल से एक मिनिमम 2 इयर्स की रिक्वायरमेंट आ गई है। आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप लिटिगेशन लॉ फर्म्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट्स हो गए, जैसे कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स हो गई, वहाँ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको ये CSS और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बड़ी हेल्पफुल होता है। इसके अंदर आपके इंटरनेशनल रिलेशन हो गए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के कोर्सेज़ हो गए। फिर आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर कुछ टाइम पहले ये एक इनकॉर्पोरेशन हुई थी कानून में, जिसके बाद आपकी ADPP, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज़ और प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट, सॉलिसिटर्स का डिपार्टमेंट बना दिया था। लॉ इंस्पेक्टर्स लॉ इंस्पेक्टर्स भी हैं। फिर अगर आप FIA की भी लीगल डिपार्टमेंट है, लॉ क्लर्कशिप्स है, जैसे सुप्रीम कोर्ट की लॉ क्लर्कशिप आती हैं, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लॉ क्लर्कशिप आती हैं, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास एवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन यही है कि इसी तरह ही फिर लॉ ग्रेजुएट भी बहुत ज़्यादा इस इंडस्ट्री में आते हैं। अगर आप लिटिगेशन की साइड पे जाएंगे तो बड़ी सैचुरेटेड है, लेकिन आप अगर ओपन रखें सारे ऑप्शंस, तो आपके बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपके कॉर्पोरेट है, आपका इन हाउस है, आपके पास लॉ क्लर्कशिप है, आपके जुडिशरी है, आपके पास CSS और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एग्ज़ाम्स हैं। आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपके लिए डोर्स खुले हुए होते हैं लॉ करने के बाद। अच्छा, यहाँ पे हम क्योंकि इंटर्नशिप्स, जॉब, इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है CV। क्या CV वाकई में मैटर करती है? और मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा जगहों पे काम किया, आपने पॉडकास्ट में बताया भी है, तो आप अपनी CV में ऐसे क्या उसमें ऐड करते थे? किस तरह से आपने अपनी CV बनाई हुई है कि आपको इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली? और क्या रियली मैटर करती है CV या नहीं? लेकिन CV और कवर लेटर दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती हैं। अगर कोई किसी पोस्ट के अंदर CV का भी लिखा हुआ है, तो आप खुद से एक कवर लेटर बना के डिफरेंस क्या है? मैं डिफरेंस जानना चाहूँगा। CV के अंदर क्या होता है कि आपने चीज़ें लिखी हुई हैं कि मैंने यहाँ काम किया हुआ है। कवर लेटर में आप पूरा अपनी इंटेंशन शो करते हैं, आप इंटरेस्ट शो करते हैं कि आप इस क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप हैं कौन, आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है, कितनी CGPA और क्या इंटरेस्ट है आपका टू अप्लाइंग इन दिस पर्टिकुलर फर्म। तो आप एक कवर लेटर बना दें। अच्छा, और CV को किस तरह ड्राफ्ट करना है? CV आप कोशिश करें, जो भी लॉ स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है वो 1 पेजर CV रखें। हमारे यहाँ ये पहले कॉन्सेप्ट होता है, जब मैं भी लॉ स्टूडेंट था तो मैं अपने कोलीग्स वगैरह की CVs देखता तो 4 पेज की लॉ CV बनाई हुई है।
5 पेज की सीवी बनाई हुई है। क्यों? कि बहुत ज़्यादा है। जब रिक्रूटर होता है, रिक्रूटर का अटेंशन स्पैन मोर देन 2 मिनट्स नहीं होता सीवी देखने के लिए। आप उसको ऑब्जेक्टिव रखें। सीवी सब्जेक्टिव नहीं होनी चाहिए। मैं अगर आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं ब्रीफली, आप उसमें कभी भी अपनी पिक्चर उसमें नहीं लगाएं। लोग अपनी डीपीज ग्रे में, वाइट में, बैकग्राउंड में सीवी पे लगा देते हैं। वहाँ पे जो रिक्रूटर होगा, रिक्रूटर की बायसनेस भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्टिव ना रखें, आप उसमें कोई पिक्चर शो ना करें। आप एड्रेस उसमें सिर्फ ये कर देंगे आप कौन सी सिटी में लोकेटेड है। अगर आप फॉर एग्जांपल लिख देते हैं मैं मलीर कैंट में रहता हूँ, मैं गुलशन इकबाल में रहता हूँ, और अगर आपकी लॉ फर्म DHM है, तो हो सकता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जब लॉ फर्म का पार्टनर या रिक्रूटर जब देखे कि यार इतनी दूर से ये स्टूडेंट आएगा, बड़ा मुश्किल होगा, चलो मैं DHA वाला प्रेफर कर लेता हूँ। आप फिर उसमें लोकेशन रख दें ऑब्जेक्टिव कराची। आप उसमें अपना लिंक्डइन की अगर आपकी प्रोफाइल बनी हुई है तो बना लें, उसको अच्छा से एक्टिव रखें, उसको मैनेज करें। आप उसमें लिंक्डइन की प्रोफाइल का लिंक दे दें। फिर आप एजुकेशन, लॉ, स्कूल जो उसकी हद तक बता देंगे। आप डैनिंग में, आप जैबुल में, आप जैबिस्ट में, और इस ईयर में। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप प्राइमरी एजुकेशन में उसमें मेंशन कर दें, सेकेंडरी एजुकेशन भी मेंशन कर दें, हायर एजुकेशन में उसमें हाई स्कूल की भी मेंशन कर दें कि मैंने A लेवल्स किया है। आप सिर्फ मेंशन कर दें आप कौन से लॉ स्कूल में। फिर अगर आपने कोई कोर्सेज़ किए हुए कोर्सेरा के थ्रू, एडेक्स के थ्रू, या कहीं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, या जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं आप वो मेंशन कर दें। क्योंकि मेरी लॉ फर्म में पहला इंटर्नशिप था, तो इंटरव्यू के दौरान जो पार्टनर ने पूछी, सीनियर पार्टनर ने, वो सबसे पहला सवाल ये पूछा कि आपने कोर्सेज़ कहाँ से किए और क्या इंटरेस्ट था आपने ये कोर्सेज़ किए। तो मैंने बताया फ्री टाइम था, इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हमारी ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी ड्यूरिंग कोविड टाइम, तो मैंने ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के कोर्सेज़ किए जो बड़ी काफ़ी अच्छे थे, क्यूरेट हुए, विच मुझे मज़ा आया, तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, मैंने और किए। तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको CV में इंटरेस्टिंग आप उसमें रखें कि आपका रिक्रूटर उससे रिलेटेड सवाल करे। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसमें अगर आप लॉ फर्म बड़े नाम मिल रहे हैं लेकिन वो अनपेड ही क्यों ना मिल रहे हो, आप उसको इसलिए कर लें क्योंकि वही CV पे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। और जब भी अगर कोई आपको रिक्रूटर दूसरी लॉ फर्म में आप अप्लाई करते हैं, डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं, तो बड़े नाम देखते हैं कि अच्छा आपने हैदर मोटा में काम किया है, तो आपने हैदर मोटा में क्या सीखा, आपने किसके साथ काम किया, आपने काबराजी में काम किया है। तो बड़े नाम अगर आपको अनपेड ही दे रहे हैं, आप कर लेंगे, आपकी CV में बहुत अच्छा एड ऑन करते हैं, और दूसरा आपको एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलता है। और CV 2 पेज हार्डली बना दें। मेरी CV 1.5 पेज की है कि मैंने उसको इतना उसके अंदर ऑल्ट्रेशंस की हुई है। मैंने जितने भी सोशल वर्क थे वो सारे हटा दिए, क्योंकि मेरी लीगल इंटर्नशिप्स की कोई 11 टू मैं वो यही मैं आई वाज वंडरिंग कि आपने एक पेज में कैसे वो बता दिया। मैंने उस ऑलमोस्ट 6-8 मिनट तो आपने बताने में ले लिए, तो कैसे समा गया एक पेज में? मैंने उसको इतनी उसमें मैंने वो ड्राफ्टिंग की हुई कि मैंने उसको फ़ॉन्ट को पूरा लेफ़्ट पे लेके गए हुए हैं। पूरा मैंने उसको सारा पेज मैंने आपको दे भी दूँगा अगर आप ये करना चाहें। मैंने उसको पूरे चला सकते पेज हैं हम को ऑनलाइन जी, आप? आप चला सकते हैं। मैंने उस सारे पेज को यूटिलाइज़ किया है। मैंने ये नहीं मैंने उसमें स्पेसिंग कर दी हो, फ़ॉन्ट्स बड़े कर दिए हों कि मेरी 5 पेज पे CV चले जाए, 1 पेज। क्योंकि मैंने खुद जब जानो पाकिस्तान के लिए भी हम करते थे, और पहले भी मैंने लॉ फर्म्स के लिए जब रिक्रूट किया, तो मैं ये देखता था कि यार ये 4 पेज की CV और उसमें लिखा भी कुछ नहीं है। लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट करते हैं चैट GPT का यूज़। जब मैं जानो पाकिस्तान के हमने कोहोर्ट 1 और कोहोर्ट 2 में जब हमने CVs कॉल के इनवाइट की, तो हमारे पास कोई अराउंड 150-200 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया। तो मोस्ट ऑफ देम वर क्यूरेटेड बाय चैट GPT। आपको पता चलता है डियरिंग हायरिंग मैनेजर सो एंड सो, आई एम एक्साइटेड, आई एम एंथुजियास्टिक, और ये आपको पता चलता है कि ये आपने ह्यूमनली मेड है ये ईमेल, या आपने रोबोटिक चैट है GPT से की है। जी या रोबोटिक है? हाँ, यह रोबोटिक है। आपको ये AI जनरेटेड पता चल जाता है। तो आप कोशिश करें भले कम लिखें, जैसा भी लिखें, लेकिन आप खुद लिखें, आप उसमें खुद अपनी फीलिंग डालें, इंटरेस्ट शो करें। चैट GPT, आप भी चैट GPT को प्रॉम्प्ट देंगे और मैं भी दूंगा, सेम हम दोनों की ईमेल जाएगी रिक्रूटर के पास। तो रिक्रूटर कोशिश करेगा मैं थर्ड पर्सन की लूँ जो खुद से काम करे। अच्छा, क्या डिज़ाइन कैसा होना चाहिए CV का? क्या वो जो कंप्यूटर वाले बना रहे होते हैं, वो कुछ पैम्फलेट्स बने हुए होते हैं, डिज़ाइनी सा प्यारी सी CVs वैसे होने चाहिए, या मेरी तो जस्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है। आई डोंट नो कि मैंने उसको यूज़ कब आ जाए, कभी भी आ सकती है यूज़ में, बट वर्ड में डॉक्यूमेंट है। मैंने अपने जो मेरे पार्टनर हैं दूसरे, उनसे बोरो किया था वो डिज़ाइन। तो आपकी कैसे है? क्या वो जस्ट सिंपल
टेक्स्ट आपने यूज़ किया? मैंने सीवी काफ़ी सिंपल रखी हुई है। सीवी कोई कलर उसमें मैंने यूज़ नहीं किए हुए, ना मैंने पिक्चर यूज़ की हुई है। जो आप टेम्पलेट्स की बात करें, वर्ड पे भी टेम्पलेट्स हैं और फिर आपको कैनवास वगैरह पे भी कैनवा पे भी टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। आप बिल्कुल सिंपल रखें। आपका नाम आ गया, आपकी लोकेशन आ गई, फिर आपका लिंक्डइन की ईमेल एड्रेस, लिंक्डइन का लिंक आ गया और फिर आपका ईमेल एड्रेस आ गई। फिर आपने शुरू से लेके एंड तक अपनी अचीवमेंट्स, अपनी स्टडी, एकेडमिक्स और आपने जहाँ पे काम किया है वो आप उसमें मेंशन कर दें। ना ही आप उसमें कलर्स ऐड करें, ना ही आप उसमें पिक्चर्स ऐड करें। और जो लोग कर देते हैं स्किल में, हॉबी में, रीडिंग न्यू नॉवेल्स, रीडिंग, फिक्शन, बहुत सारी हॉबीज हैं सबकी, रीडिंग बुक्स, वो एक स्विमिंग, ये सब। वो एक जेनेरिक होती हैं कि प्लेइंग फुटबॉल, ये सारी से इररेलेवेंट चीज़ें आप हटा दें। फिर रिक्रूटर उसमें क्या ही आपसे सवाल करेगा। ऐसी चीज़ें आप उसमें ऐड करें कि रिक्रूटर को इंटरेस्ट हो कि मैं हमाद को क्यों बुलाऊं अपने इंटरव्यू के लिए, मैं अपना टाइम हमाद को क्यों आई दूं। थिंक हॉबीज से आई डोंट थिंक सो कि एनी डिफरेंस ये एक दैट विल मेक। ये एक टेम्पलेट बना हुआ है। अगर आपके पास इतनी चीज़ें नहीं होती ऐड करने के लिए, अपनी सीवी को आप काफ़ी बेसिक रखें। आप उसमें कलर्स ऐड ना करें, आप उसको फैंसी ना रखें, पिक्चर्स ऐड नहीं करें, आप इररेलेवेंट स्किल्स वो चीज़ें ऐड ना करें, और जो आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है सिर्फ वहाँ तक ऐड करें। और सीवी में 1 पेज सीवी बनाएं। लोगों ने हॉबीज ताकि ऐड की होती हैं। लोगों ने हॉबीज़ ऐड की हुई होती हैं और काफ़ी दूसरी चीज़ें ऐड की हुई होती हैं जो रेलेवेंट नहीं होती, लेकिन वो उनको एक होता है कि मैं सीवी को भर दूं, किस तरह मैं सीवी को बड़ा कर दूं। लेकिन चाहिए जो रिक्रूटर का जो अटेंशन स्पैन है उसके हिसाब से आप रखें। रिक्रूटर के पास 100, अगर आप लिंक्डइन पे भी देखेंगे अप्लाई आता है, ईजी अप्लाई में वहाँ पे आ रहा होता है विदिन 30 मिनट्स आ रहा होता है 64 एप्लीकेंट्स। सबने इजी क्लिक किया होता है। सबने ईजी किया हुआ होता है। तो आपके पास इतनी सैचुरेटेड मार्केट है कि आपकी एक वैकेंसी के लिए अराउंड 100 to 200 सीवीज आती हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे लिंक्डइन का रोल जानना चाहूँगा कि हाउ इम्पोर्टेंट रोल कैन लिंक्डइन प्ले ऑफ यू गेटिंग एनी अपॉर्चुनिटी, जॉब और इंटर्नशिप? लेकिन लिंक्डइन बहुत अच्छी एक प्लेटफॉर्म है ये हमारे टाइम के लिए कि हम इसको अपनी प्रोफाइल अच्छी से बनाएं, उसमें प्रोफेशनल चीज़ें रखें, हम अपनी सारी छोटी सी छोटी अचीवमेंट्स भी वहाँ पे पब्लिश करें। फिर मैंने आपको बताया कि एक लॉ स्टूडेंट की हॉबी होनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, सारी हाई कोर्ट्स की वेबसाइट पे जाके जजमेंट्स पढ़ें। फिर जजमेंट पढ़ें, कोई अच्छा लॉ पॉइंट, लीगल इंटरप्रिटेशन हुई हुई है उसको लिंक्डइन पे पोस्ट कर दे कि ये जजमेंट आई है, ये माय लॉर्डशिप और फलां ने ये ऑथर किए, इसमें ये पॉइंट अच्छा है। फिर आपके जो सीनियर पार्टनर्स होते हैं लिंक्डइन पे, दूसरे फेलो होते हैं लॉ स्टूडेंट्स, वो देखते हैं। फिर आपको एक नाम आपका उनको याद रहता है कि अगर किसी को भी चाहिए होता है कि यार मुझे अर्जेंटली कोई एसोसिएट चाहिए, तो देखते हैं यार ये बंदा एक्टिव है लिंक्डइन पे। कहीं आपकी नेटवर्किंग होती है, आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, लीगल कॉन्फ्रेंस में, किसी सेमिनार में, अगर वहाँ पे लॉ फर्म पार्टनर्स आए हुए होते हैं तो उनको याद होता है कि लिंक्डइन पे कौन एक्टिव था, आपका नाम बार बार वहाँ पे मेंशन हो रहा होता है। फिर आप अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स लिखें ताकि फिर आपके जो लॉ फर्म्स, पोटेंशियल लॉ फर्म रिक्रूटर है, उसको आपको याद होंगे कि हाँ आप लिंक्डइन पे एक्टिव थे, आप लिंक्डइन पे प्रोफेशनल पोस्ट करते थे, आपने ये चीज़ें अचीव की हुई हैं। आपकी कोई स्मॉल सर्टिफिकेशन, स्मॉल अचीवमेंट है, आप उसको पब्लिश करके पोस्ट कर दें पब्लिकली, ताकि वो सबके पास जाए। और अगर आपकी एक्टिव प्रोफाइल रहेगी तो काफ़ी ऐसे होते हैं रिक्रूटर्स, वो आपकी प्रोफाइल देखे जाते हैं, आपकी देखते हैं आपने अच्छे से उसको मैनेज किया हुआ है, आपने अपने सारे कोर्सेज मेंशन किए हुए हैं, आपने अपने एकेडमिक्स मेंशन किए हुए हैं, आपने अपने लीगल एक्सपीरियंसेस वहाँ पे लिंक्डइन पे मेंशन किए हुए हैं, तो आपको डायरेक्टली भी अप्रोच कर लेते हैं। आपको मुझे भी कुछ लॉ फर्म्स की जो यहाँ की नहीं है, वो रिमोट वर्क के लिए उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी, वो आपके मैसेज आ जाते हैं, आपकी प्रोफाइल विजिट करते हैं और आपको वो कहते हैं कि आप हमें सीवी शेयर कर दें, हम आपको इंटरव्यू करना चाहते हैं इस पोजीशन के लिए। अच्छा, तो अब तो आई लिंक्डइन थिंक कि जो बड़ी, सॉरी आपकी बात कट गई, बट जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे अमेजोन वगैरह होगी, वो तो सीवी नहीं मांगते। दे से यू हैव ऑप्शन कि या तो आप सीवी दे दें हमें, या आप अपना लिंक्डइन का आप लिंक दे दें, रेस्ट विल मैनेज। लेकिन लिंक्डइन का भी जो आपकी पोस्ट है, अगर आपने अपनी जो आपका अकाउंट है अगर आपने उसको अच्छे से मैनेज किया, वो भी एक पोर्ट्रेट करता है सीवी। आपने सीवी वाली सारी चीज़ें उसमें ऐड की हुई हैं। और लिंक्डइन में एक ऑप्शन है कि आप लिंक्डइन के कुछ ऑप्शन है उसमें जाते हैं, आप कहते हैं प्रिंट सीवी, तो जो भी आपकी पूरी प्रोफाइल होती है वो उसको सीवी में बना के पीडीएफ में आपके डेस्कटॉप, आपके लैपटॉप में सेव कर देते हैं, वो आपके पास भी ऑप्शन है। तो सीवी वाली सारी चीज़ें आप लिंक्डइन पे ऐड कर दें, क्योंकि सब सीवी नहीं मांगते। जैसे आपने अमेजोन की एग्जांपल दी, तो लॉ फर्म्स भी हैं वो ऐसे करते हैं, प्रोफाइल देखती हैं और आपको कॉल कर लेते हैं अगर आपकी इंटरेस्टिंग हो, आप एक्टिव हो लिंक्डइन के ऊपर और आपने
लीगल अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से उसमें चीज़ें रेलिवेंट मेंशन की हुई हैं। आपने कोई फेसबुक और इंस्टाग्राम ना बनाए अपने लिंक्डइन को। ये लॉ स्टूडेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि आपने जो काम इंस्टाग्राम पे करते हैं, आप फेसबुक पे करते हैं, वो आप लिंक्डइन पे ना करें। आप लोगों को स्पैम मैसेजेस ना करें। आप रिक्रूटर्स को भी इवन स्पैम मैसेजेस ना करें। उनकी ईमेल प्रोवाइडेड है, आपने ईमेल निकालनी है, वहाँ पे आपने ईमेल जाके उनको ईमेल कर देनी है। क्योंकि हर बंदा आता है लिंक्डइन पे कि यार मैं थोड़ी लीगल इंसाइट्स मिल जाएंगे, मुझे कोई प्रोफेशनल पोस्ट मिल जाएंगे। अगर वहाँ पे आप उनको स्पैम करने लग जाएंगे, फिर वो भी फेसबुक और लिंक्डइन में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। लेकिन लिंक्डइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आप उस पर अपनी अच्छी प्रोफाइल बनाएं। अगर आपके पास कोई लीगल एक्सपीरियंस नहीं है, लीगल इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपकी प्रोफाइल इनफ हो कि कोई आपको रिक्रूटर इंटरेस्टेड हो कि मैं ऐसे इंटरव्यू के लिए कॉल करूं। अच्छा, जैसे मीडिया को अक्सर यंग लॉयर्स, इवन अब तो बड़े सीनियर लॉयर्स भी यूज़ कर रहे होते हैं कि टिकटॉक बना दी, 10 वकील जा रहे हैं और ऊपर वो कोई गाना लगा दिया है, कोई साउंड लगा दी, भाई तेरा वकील है, और इस तरह का कुछ। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसको अगर लीगल इंटर्नशिप और इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो बिल्कुल इररेलेवेंट चीज़ है ये। आपको अगर आपकी ऐसी कोई वीडियो है या बिल्ड आप करने में, क्लाइंट्स आने में, या आपके ओवरऑल प्रोफेशनल ग्रोथ में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगता है कि आप इस तरह की टिकटॉकर बन जाते हैं आप। मैंने देखा है काफ़ी यंग एडवोकेट्स वो ऐसे करते हैं। अच्छा, जो सियासी वकील होते हैं जिनको अपनी कैंपेनिंग करनी होती है, उनको ऐसे लोग ज़रूरी होते हैं उनके लिए। उनको चाहिए कि मुझे ऐसा फॉलोइंग वाला लॉ इंटर्न, लीगल इंटर्न या स्टूडेंट मिले जिसकी फॉलोइंग हो टिकटॉक पे, मेरी भी वो वीडियोस डाले तो मैं भी मशहूर हो जाऊंगा इन चीज़ों से। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में देखेंगे, इस चीज़ की कोई रेलेवेंसी नहीं है। और इस चीज़ को मैं देखता हूँ प्रोफेशनल एडवोकेट, प्रोफेशनल लॉयर इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि हमें टिकटॉकर नहीं चाहिए, हमें प्रोफेशनल वकील चाहिए। क्योंकि अगर मैं जिस हार्डकोर अगर लिटिगेशन लॉ फर्म में काम करते हैं, तो वहाँ पे मेरे पास इवन इंस्टाग्राम और स्नैपचैट यूज़ करने का टाइम नहीं होता। तो वो फिर आप अगर बना रहे हो कि आपका भाई वकील है और वीडियोस, तो आपको क्लाइंट भी बड़ा होशियार होता है। क्लाइंट भी एक वकील के पास जाता है तो फिर वो 4 और लीगल ओपिनियंस लेता है। उसे पता होता है कि वीडियो बनाने वाला फेमस ज़रूर है, लेकिन ये एक इन्फ्लुएंसर है, ये एक अच्छा वकील नहीं है, ये एक इन्फ्लुएंसर है। इसकी क्या कैपेसिटी है वो तो ऑब्वियसली आपकी सर्विसेज से ही पता लग सकता है। आप एक दफ़ा किसी क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप उसे फ़ीस भी अच्छी चार्ज कर सकते हैं अपनी टिकटॉक और ये वीडियो से, रील से। लेकिन आप लॉन्ग टर्म में आपके पास क्लाइंट क्यों आएगा अगर उसे पता है कि आपने एक काम किसी क्लाइंट का गलत कर दिया और मार्केट में आपके इंप्रेशन ही गलत चला गया कि यार ये इन्फ्लुएंसर है, ये वकील अच्छा नहीं है। तो क्लाइंट्स भी बहुत चीज़ें स्टडी करके आते हैं। क्लाइंट भी देखते हैं, एक वकील के पास जाते हैं, फिर वही लीगल ओपिनियन लेके दूसरों के पास जाते हैं, 3-4 से मशवरा लेते हैं, फिर एक वो इंगेज करते हैं काउंसिल। तो वो भी काफ़ी होशियार होते हैं, उनको भी पता होता है कि ये सिर्फ इन्फ्लुएंसर है और ये वकील अच्छा नहीं। कि आपने जितनी भी जगह पे काम किया, अगर आप नाम ले सकें तो मुझे बताएं, और सबसे ज़्यादा आपने इन्जॉय कहाँ पे किया? लेकिन कहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया, ये थोड़ा हो जाएगा वो मेरे लिए इशू, क्योंकि सब जगह मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हर फर्म में एक डिफरेंट एक्सपोजर, डिफरेंट एक्सपीरियंस, डिफरेंट मेरे ओपिनियन था, क्योंकि हर फर्म में ही मज़ा आया। अच्छा, आपको मैंने कहाँ कहाँ काम किया, मैं इस सवाल का जवाब दूँ। मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था सैयद मेहदी चैम्बर से। वहाँ पे सीनियर थे सैयद मुस्तफ़ा मेहदी। वहाँ पे मैंने अराउंड 12 to 14 मंथ्स काम किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वो थी मेरा बिल्कुल बेसिक स्टार्ट जहाँ से मैंने किया था, फर्स्ट मेरी लॉ फर्म। उसके बाद मैंने काम किया काबराजी एंड तालिबुद्दीन। इनके कॉर्पोरेट का भी काम है, लिटिगेशन का भी काम है, लेकिन ज़्यादातर कॉर्पोरेट एंड लिटिगेशन मिक्स है इनकी। फिर इनके बाद मैंने काम किया इस लॉ फर्म के बाद मैंने काम किया था सेपाल एंड को में। सर राशिद मुरीद होते हैं वहाँ पे सीनियर पार्टनर, उनके साथ काम किया। इनका काम था फार्मास्यूटिकल, ड्रग लॉ, मेडिकल और इस तरह का। बड़ी एक अच्छी नीश थी, अच्छा काम था और यूनिक एक्सपीरियंस था वहाँ पे मेरा। फिर मैंने काम किया क्रिमिनल लॉ फर्म में सर राज अली वाहिद के साथ, आप जानते होंगे उनको। जी बिल्कुल, हमने उनसे पॉडकास्ट भी किया, वंडरफुल पर्सनैलिटी। हाँ, उनके साथ हमें हमेशा ही उनसे बात करते, कोर्ट में मिले हैं या पॉडकास्ट में, बड़ा मज़ा आता है उनसे बात करके। सो आई थिंक आपका तो ज़्यादा टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ का रहा, क्योंकि वहाँ पे ये था एक लीगल इंटर्न होता है, उनको भी इतनी वो अथॉरिटी देते हैं कि आपको केसेस असाइन कर देते हैं, आपको क्लाइंट से इंटरेक्शन मिलता है, वहाँ पे आपको बनाना भी है, आपको क्लाइंट से इंटरेक्शन करनी है, आपको क्लाइंट्स की सारी चीज़ें खुद आपको मैनेज करनी है बीइंग अ लीगल इंटर्न। तो बड़ा अच्छा एक्सपोजर था कि आपको ये एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वहाँ पे मिल रहा था। फिर मैंने सर राज अली वाहिद के बाद मैंने काम किया था एक हैदर मोटा में।
उनका काम कॉर्पोरेट में भी लिटिगेशन में भी है, लेकिन मैं इनके कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में गया था क्योंकि मुझे सारी चीज़ें ना बाय द टाइम आई ग्रेजुएट मुझे सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी थी कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे बिल्ड होता है। तो मैंने कॉर्पोरेट भी किया काम, लिटिगेशन भी किए, क्रिमिनल लिटिगेशन, फैमिली, ये सारी भी किया। फिर मैंने इन हाउस भी काम किया। फिर हैदर मोटा के बाद मैंने किया था काम मार्टिन डाउ, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनके लीगल डिपार्टमेंट में काम किया इन हाउस। बड़ा अच्छा एक्सपोजर था, बहुत मज़ा आया। उनका ना एक डिज़ाइन समर इंटर्नशिप आती है मार्टिनशिप के नाम पे, वो बड़ा एक रिगरस प्रोसेस था। आप अप्लाई करेंगे, फिर आपका टेस्ट हुआ, रामादा एयरपोर्ट वाले पे टेस्ट हुआ, आपका कोई मोर देन 1800 एप्लीकेंट्स थे। फिर आपका इंटरव्यू हुआ, फिर आपने एक समर इंटर्नशिप के लिए आप रिक्रूट होते थे। फिर वहाँ भी किया, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस। फिर मैंने उसके बाद के एक टैक्स की लॉ फर्म में, क्योंकि टैक्स का भी एक्सपोजर चाहिए था। टैक्स एंड मैनेजमेंट कंपनी है ये, खालिद बिन वलीद रोड पे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे, क्योंकि टैक्स हो गया, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, FBR, SRB, सारी चीज़ों का एक्सपोजर मिला आपको, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला मुझे वहाँ पे। उसके बाद मैंने काम किया और डिग्नम एंड को में, वहाँ पे कॉर्पोरेट में ही मैंने काम किया। फिर और डिग्नम के बाद मैंने ख्वाजा शमसुल इस्लाम साहब को किया, क्योंकि मैंने जब बाय द टाइम मैंने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, मुझे ये फ़ील हुआ कि मुझे लिटिगेशन करनी है और मुझे कॉर्पोरेट इन हाउस या इस तरफ नहीं जाना। और ये मुझे लगता है कि मेरा ये काफ़ी अच्छा डिसीजन था, क्योंकि मैंने ये ड्यूरिंग मेरी स्टडीज़ ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया मुझे क्या करना है। फिर मैंने ख्वाजा साहब को ज्वाइन किया, मोर देन 13 मंथ्स हो गए मुझे उनके साथ काम करते हुए, और हार्डकोर लिटिगेशन है, सुबह शाम लिटिगेशन है, और अभी ख्वाजा साहब के साथ ही हूँ। अच्छा, मीनवाइल में मैंने जब मुझे एक लॉ फर्म से दूसरी लॉ फर्म जब मैं स्विच करता था, तो मैं ये कहता मैं जो ऑनलाइन जो होते थे आ जाती थी, जैसे जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान है, इनके समर इंटर्नशिप्स आई, ब्लैक स्टोन स्कूल ऑफ लॉ, इनके इंटर्नशिप प्रोग्राम्स आए, इंसाफ कैंप है उनकी, मिस्टर तैमूर मलिक, उनकी एक वो है प्रोजेक्ट इंसाफ कैंप, उस पर मैंने काम किया। फिर 3 फॉरेन UK, एक है ब्राइट नेटवर्क, वो है UK बेस्ड लॉ फर्म, उनके आप जाएंगे वेबसाइट पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीज़ें। उनके केसेस होते हैं, केस मैनेजमेंट, वो आप रिजॉल्व करें, सॉल्व करें सारी चीज़ें, फिर आपको सर्टिफिकेशन मिल जाती है। वो भी लीगल इंटर्नशिप की। फिर एक कैनेडीज़ है, उस पर मैंने किया, 4H किया, ये सारी मैंने की ऑनलाइन, कि जब मुझे टाइम मिलता था फिज़िकल ना करने का तो मैं वर्चुअल इंटर्नशिप करता था। फिर वो CV बिल्डअप होती गई। फिर मैंने वॉलंटियर वर्क बहुत किया, मैंने शौकत खानम के उसमें काम किया। फिर मैंने काफ़ी थे, गिविंग ट्यूसडे, फिर अलखिदमत, वॉलंटियर वर्क भी साथ चलता था। मैं थ्रू आउट मेरे 3 to 4 ईयर्स पोस्ट कोविड वो काफ़ी हेक्टिक रहे थे, कि आपको लॉ स्कूल भी मैनेज करना है, आपने लीगल इंटर्नशिप भी करनी है, आपने वर्चुअल इंटर्नशिप भी करनी है, आपको सोशल वर्क भी करना है। तो इस तरह मैंने ये सारी चीज़ें की। अच्छा, आपका जैसे आपने जानो पाकिस्तान का भी जिक्र किया, जहाँ पे आप इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटीज़ देते थे लोगों को, तो इसका क्या स्कोप ऑफ वर्क क्या है, विजन क्या है, और ये करते क्या हैं और कैसे करते हैं आप बेसिकली? देखिए, मैंने जब खुद इंटर्नशिप स्टार्ट की थी, जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया, लॉ फर्म से रिप्लाई नहीं आते थे, या कोई रिप्लाई नहीं करते, रिप्लाई करके कहते हमारे पास वैकेंसी नहीं है। तो मैंने जब काफ़ी सारी लॉ फर्म्स में मीनवाइल जब काम किया, और जब बाय द टाइम आई ग्रेजुएट, तो मैंने देखा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा कनेक्शंस हैं, और मुझे लॉ फर्म्स के अंदर एक्सपोजर मिला है, जो और दूसरे लोगों को लॉ फर्म में एक्सपोजर नहीं मिलता, रेफरेंसेस की वजह से, या नेपो बेबीज़ की वजह से, या सैचुरेटेड मार्केट की वजह से। तो मैंने को फाउंड किया एक जानो पाकिस्तान प्रोजेक्ट। इसका हमारा स्कोप ये था कि हम लॉ स्टूडेंट्स, फ्रेश लॉ स्टूडेंट जो हो गए, जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं, उनको भी असिस्ट करें। उनके साथ साथ जितने भी हार्ड वर्किंग लॉ स्टूडेंट हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दें कि वो अप्लाई करें, CV अप्लाई करें। फिर हम उनको एक प्रोसेस के थ्रू किसी भी लॉ फर्म में, बहुत सारी लॉ फर्म्स के साथ हमने MOU किया। हमने कोई 10 to 12 लॉ फर्म्स के साथ कराची में MOU किया, जिसके अंदर आपके इन हाउस भी आता है, आपके कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स भी आती हैं, फिर आपकी लिटिगेशन भी आती है। हमने उनके साथ MOU साइन किया। फिर हम अप्लाई करते थे, इनवाइट करते थे, एप्लीकेशन, CVs आती थी, उसमें हमने एक टीम बनाई हुई थी। वो टीम में इन हाउस के लोग भी थे, कॉर्पोरेट के भी थे, और लिटिगेशन के भी थे। वो फिर उसमें सिलेक्शन करते थे, कोई अराउंड अगर 150 हमारे पास ईमेल आई हैं, तो हम कोई 40 to 50 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करते थे फॉर इंटरव्यू। फिर हम 40 to 50 स्टूडेंट में थे, अराउंड 20 स्टूडेंट को फर्दर इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट करते थे। फिर इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट करने के बाद हमारा एक 5 days या 1 week का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता था, जिसमें हम गेस्ट स्पीकर इनवाइट करते थे।
उसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते थे, हाउ टू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हाउ टू रिसर्च ऑन पाकिस्तान लॉ साइट, हाउ टू रिसर्च ऑन मनु पत्रा, हाउ टू ड्राफ्ट अ लीगल डॉक्यूमेंट, हाउ टू पोर्ट्रे योर सेल्फ और इन लॉ फर्म। एंड देन फिर हमारे एक लास्ट एक होते हैं कॉर्पोरेट और लिटिगेशन, क्योंकि एक काफ़ी लॉ स्टूडेंट होते हैं वो जब प्रैक्टिस में आ जाते हैं 2 साल बाद कहते हैं मुझे कॉर्पोरेट में मज़ा नहीं आ रहा, मैं लिटिगेशन में स्विच करूँ, लिटिगेशन में मज़ा नहीं आ रहा, कॉर्पोरेट स्विच करूँ। तो हमने एक लास्ट जो हमारा होता था वो इस चीज़ का होता था, उसमें हम लिटिगेशन अच्छे लॉयर को बुलाते थे और हम एक कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट लॉ फर्म से भी एक लॉयर को बुलाते जो इस पे ट्रेन करते थे, उनके सारे एडवांटेजेस ड्रॉबैक्स वो सब चीज़ें उसमें मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एक्सप्लेन करते थे लॉ स्टूडेंट्स को। फिर उसके बाद वो फॉलोड बाय असाइनमेंट्स होते थे हर सेशन। अगर आपका हाउ टू ड्राफ्ट MS वर्ड है तो उसमें ट्रैक चेंजेस से लेके आपको फॉन्ट क्या रखना है, आपको प्लेन किस तरह ड्राफ्ट करनी है, वो सारी चीज़ एक्सप्लेन करके हम उनको असाइनमेंट्स देते थे रेगुलरली कि आपने इस टॉपिक पे आपको कोई चीज़ ड्राफ्ट करनी है, आपने ट्रैक चेंजेस में ये चीज़ें ऑल्ट्रेशन करके भेजनी है। फिर हम उनकी एक स्कोर शीट बनाते थे सारे असाइनमेंट की बेस पे। फिर हम उनको सारी फिर हम ना स्टूडेंट्स जब हो जाती थी ट्रेनिंग, फिर हमारा मैकेनिज़्म इस तरह है कि हम उनसे प्रेफरेंसेस लेते थे कि आपको कॉर्पोरेट में काम करना है, आपको इन हाउस में काम करना है या आपको लिटिगेशन में काम करना है। जो स्टूडेंट कहते हैं मैं लिटिगेशन, तो हम लिटिगेशन लॉ फर्म में उनको प्लेस करवाते थे एज़ पर देयर कन्वीनियंस के, जब वो फ्री हैं, जब उनके पास टाइम है, जब उनके स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स हो जाएँ। और कॉर्पोरेट में भी जो करना चाहता है इंटरेस्टेड है, हम उनको कॉर्पोरेट लॉ फर्म में प्लेस करवाते थे। फिर हम रेगुलरली लॉ फर्म पार्टनर्स से, वहाँ पे कंसर्न पर्सन से अपडेट लेते थे कि जो इंटर्न है वो मेहनत कर रहा है, वो आ रहा है, वो नहीं आ रहा, वो असाइनमेंट्स कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर इस तरह होता था। फिर हमारा कोहोर्ट 2 आया, उसमें भी हमने काफ़ी स्टूडेंट्स को प्लेस करवाया। अराउंड 20-25 स्टूडेंट्स हम एक कोहोर्ट में मैनेज करते थे कि हम उनको प्लेस करवा दें। हमारी ये प्रायोरिटी होती थी कि हम उसमें फ्रेश लॉ ग्रेजुएट रखें, फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट रखें जो प्लेस हो जाए अच्छी लॉ फर्म में। फिर वो वहाँ पे जाके अपनी कनेक्शन बिल्डिंग भी कर सकते हैं, उनको एक एक्सपोजर मिल जाता है कि एक लॉ फर्म में वो आ गए, अब उनको दूसरी लॉ फर्म में जाने के लिए आसानी होती है। ये एक जानो पाकिस्तान का था, वी डोंट चार्ज एनी पेनी। हम ना ही किसी से पैसे लेते हैं, ना ही लॉ फर्म से। जब हम MOU करने जाते थे लॉ फर्म से तो वो पूछते थे व्हाट यू आर गेटिंग, तो हम उनको बताते वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। हम उनको लॉ स्टूडेंट्स को हम अगर वो सर्टिफिकेशन दे रहे हैं वो भी हम अपनी कॉस्ट से एक्सपेंस बेयर करते थे। हम कहीं जा रहे हैं, ट्रैवलिंग हो रही है इस प्रोग्राम के लिए, वो भी हमारी अपनी कॉस्ट होती थी। हम जूम की चार्जेस अगर पे कर रहे हैं उसकी प्रीमियम के लिए, वो भी हमारे अपनी चार्जेस होते थे। यानी ये सारी चीज़ें हम खुद अपने एंड से मीट करते थे। हम टाइम भी देते थे। बिल्कुल हम टाइम भी देते थे। यानी हम किसी लॉ स्टूडेंट को हमने कभी चार्ज नहीं किया, ना ही ये कोई प्रॉफिट वो था स्ट्रक्चर था। हमें ये नॉट फॉर प्रॉफिट रखा ताकि स्टूडेंट्स को हम ट्रेन कर दें, हम ये एक प्लेटफॉर्म दे दें, फिर यही स्टूडेंट्स अपने आने वाले स्टूडेंट्स को ये प्लेटफॉर्म दे दें कि वो आ सकते हैं ईजीली। उनको पता हो कि रोड मैप होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर अगर आपके पास रोड मैप ही ना हो, और ना ही हमारे लोकल लॉ प्रोग्राम्स या फॉरेन लॉ प्रोग्राम्स में, एक्सटर्नल लॉ प्रोग्राम में ये रोड मैप दिया जाता है, वो बस आपको थ्योरी पढ़ा देंगे और कहेंगे ठीक है अल्लाह हाफ़िज़ गुड बाय। आपको कोई नहीं बताएगा आपको कैसे इंटर्नशिप्स लेनी है, आपको कैसे काम करना है, आपको कोर्ट में प्रेजेंट कैसे होना है। और बहुत ज़रूरी है इसके साथ साथ आप मूट कोर्ट्स भी करते रहें। थैंक यू सो मच। एक काफ़ी अच्छी डिस्कशन थी एंड आई थिंक के जो इंटर्नशिप्स जो लोग तलाश कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी रेलिवेंट होगी और होनी चाहिए, और काफ़ी गाइडेंस उनको यहाँ से मिली होगी, क्योंकि आप जो मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन हैं जिन्होंने बहुत सारी इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स करके आप अपनी इनसाइट्स दे रहे हैं। तो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू वेरी थैंक यू मच। हमाद फॉर आई होप इनवाइटिंग कि मी। आपको अच्छा लगा होगा हमारे पॉडकास्ट पे। यस डेफिनेटली इट इज़ एन ऑनर फॉर मी एंड थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। एनी टाइम सर, एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच।